हाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हमारी जूरिस्प्रूडेंस की फोर्थ क्लास है। तो जस्ट अ सेकेंड। यस, आई होप आई एम completely ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। यस, सो आज हमारे जूरिस्प्रूडेंस की फोर्थ क्लास है। एंड आज से हम लोग स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एंड इन सब में जो फर्स्ट स्कूल जो हम स्टार्ट करेंगे वो है एनालिटिकल स्कूल। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, क्योंकि फाइनली अब हम लोग स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल अगर हम जूरिस्प्रूडेंस में देखें तो वो एनालिटिकल स्कूल है। सबसे फेमस, सबसे इम्पोर्टेंट। और जितने भी प्रोपाउंडर्स रहे हैं एनालिटिकल स्कूल के वो सारे ही बहुत फेमस रहे हैं। like if you talk about Bentham or you talk about Austin, Holland, Kelsen, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने काफी सारी थ्योरीज भी दी हुई हैं एंड काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालिटिकल स्कूल। आई गेस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड currently from the analytical school, whether it's this exam, Sevica exam, or any other exam. Okay, so I think we should start with the lecture today. Yes. Okay. Just a second. Yeah, better. सो एनालिटिकल स्कूल। अब आप जब भी एनालिटिकल स्कूल पढ़ेंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन है, सेकंड या सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो मैं आपको पहले भी क्लासेस में बता चुकी हूँ जूरिस्प्रूडेंस की, वो है बेंथम। ठीक है। सो दिस गाय बेंथम जो है, ही इज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। ठीक है। एंड जो दूसरे पर्सन है वो है ऑस्टिन। तो बेंथम जो थे उन्हीं के स्टूडेंट रहे हैं ऑस्टिन। तो काफी कुछ बेंथम की आइडियोलॉजी ऑस्टिन भी फॉलो करते थे। तो तो जो एनालिटिकल स्कूल है ना, इट फोकसेस ऑन लॉ एज इट इज। लॉ एज इट इज। ओके। और मैंने इससे पहले भी आपको एक थ्योरी के बारे में बताया है जो कि थी कमांड थ्योरी। कमांड थ्योरी किसने दी थी? ऑस्टिन। ठीक है। तो बेसिकली कमांड थ्योरी के अंदर क्या आता है? कमांड थ्योरी के अंदर ये आता है कि एक सोवरेन होगा। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, हमने पहले क्लासेस में भी डिस्कस किया था। ठीक है। वो कमांड देंगे और इस कमांड को फॉलो करना मैंडेटरी है, और अगर नहीं किया तो व्हाट सैंक्शन लगेगा। तो बेसिकली कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। ओके, ये चीज है। तो हम पूरे एनालिटिकल स्कूल को पढ़ते समय इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये थ्योरी अप्लाई होती है एवरीवेयर। ओके। सो जो बेंथम में रहे हैं वो एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोग को एक ट्रिक देती हूँ। हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन टू स्कूल समरी डिस्कस करी थी सारी स्कूल्स की। अब कैसे याद रखें कि कौन पर्सन था? इतने सारे हमने जूरिस्ट के बारे में देखा, अलग अलग स्कूल्स में 6 स्कूल्स पढ़े, उसके अंदर भी हमने 3 3 4 4 जूरिस्ट पढ़े। कैसे याद रखें? एटलीस्ट हर स्कूल का एक फाउंडर, ठीक है, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसने उस स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया हो, उनको आप गूगल पे टाइप करिए, उनका नाम टाइप करिए, फॉर एग्जाम्पल बेंथम आप टाइप करिए, एंड इमेजेस पे जाके एक बार उसकी उनकी इमेज देख लीजिए। इनसे क्या होगा कि इमेजेस जो होती है ना, वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाती हैं। सो यू विल एक्चुअली बी एबल टू रिमेम्बर इट। ठीक है। तो बेंथम की आप जाके इमेज देख लीजिए कि वो कैसे दिखते थे। एंड देन यू कैन से कि ऑस्टिन कैसे दिखते थे। ठीक है। सैविग्नी, देन मॉन्टेस्क, वो कैसे दिखते थे। हॉलैंड हो गए। ठीक है। तो ड्यूगेट हो गए। तो इन लोगों की आप फोटोज जाके देख लीजिए, क्योंकि जब आप एक बार उनकी फोटोज देख लेंगे ना तो आपको वो याद रहेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम तक याद रहेंगे। एंड थोड़ा आप रिलेट कर पाएंगे अगर उनकी फोटोज देख लेंगे तो फाइन। तो आप मेरी क्लास के बाद जरूर जाके इनकी फोटोज एक बार चेक करिएगा। जो भी याद नहीं हो रहे हैं उनकी फोटोज देख लीजिए, एंड एक फोल्डर में बना के यू कैन कीप की, ओके, रीनेम करके दिस इज बेंथम, दिस इज ऑस्टिन। ओके। सो फाउंडर वाज बेंथम। तो ये क्या फॉलो करते हैं कि लॉ एज इट इज। एनालिटिकल स्कूल कैसे देखते हैं कि जैसा लॉ है, जो सोवरेन ने लॉ बताया है वही लॉ होगा।
ओके, नाउ इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी लॉ की? लॉ एज असेंबलेज ऑफ साइंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये डेफिनेशन लॉ के बारे में बेंथम ने दी थी। अब कुछ थ्योरीज बेंथम ने दी थी, हम उन थ्योरीज के बारे में देख लेते हैं। एक है इंडिविजुअल यूटिलिटेरियन थ्योरी, ठीक है। ये यूटिलिटेरियन थ्योरी क्या है? यूटिलिटेरियन थ्योरी से बेसिक मीनिंग ये है कि प्लेजर एंड पेन। Okay, so here the concept is that we have to measure what, for example, if there's any practice or there's any act or there's any provision, so what we'll do is we'll measure कि उस provision से how much pleasure we are getting and how much pain we are getting. So एक kind of जैसे हम बोलते हैं ना कि हम उसको measure करेंगे कि इस कोई एक्ट करने से इतना प्लेजर हो रहा है, इतना पेन हो रहा है। अगर हम ये लॉ लाते हैं तो इसका पेन ज्यादा है, प्लेजर कम है, या फिर प्लेजर ज्यादा है, पेन कम है, तो इसके अकॉर्डिंगली लॉज होते हैं और लॉज चलते हैं। तो लॉज को हम किस चीज पे क्या हम बेंचमार्क रखते हैं देखने का, प्लेजर या पेन का रखते हैं, ठीक है। सेकेंड इज योर हीडोनिज्म थ्योरी। हीडोनिज्म थ्योरी में आता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मतलब ऐसा कोई आप लॉ बनाओ जो सबको पसंद आए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो हीडोनिज्म थ्योरी बेसिकली इस चीज पे फोकस करता है कि अगर कोई लॉ है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस चीज से फायदा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग उससे खुश होने चाहिए, ठीक है। एनालिटिकल स्कूल का एक क्रिटिसिज्म हम ये मान सकते हैं कि एनालिटिकल स्कूल जो है ना, वो सोवरेन को बहुत ज्यादा पावर्स देते हैं, ठीक है। कई बार इतनी ज्यादा पावर्स देते हैं कि वो आर्बिट्री पावर्स हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इस चीज के बारे में अगर हम बात करें तो एनालिटिकल स्कूल का हम डिसएडवांटेज, ये बड़ा एक डिसएडवांटेज हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे जैसे देखें तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, अगर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सूट कर रहा है, वो लोग उससे खुश हैं, तो वो लॉ अच्छा है। अब आप मानिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम बात करें, ठीक है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी अब जैसे हम बात करते हैं, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, तो इंडियंस को क्या आदत है, थोड़ा सा कंफर्टेबल ज्यादा रहने की आदत है कि जो है वैसा ठीक है, चलते रहने दो, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन गुड। अगर जब तक कोई बहुत प्रॉब्लम ना हो उससे, तो कंफर्ट में रहने की आदत है। तो यूसीसी लाने के लिए क्या, क्यों लाना है, कैसा लाना है, क्या होगा उससे, ठीक है, काफी सारे अभी डिस्कशंस जैसे चल रहे हैं। तो हम ये देखते हुए अगर हम ये देखें कि हैप्पीनेस काय में है और वेलफेयर काय में है, हैप्पीनेस और वेलफेयर दोनों दो अलग चीजें होती हैं, ओके। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि जिस चीज से हमें एक्चुअली हैप्पीनेस मिल रही हो उससे हमें वेलफेयर भी हो रहा हो, या जिससे वेलफेयर हो रहा है उससे हैप्पीनेस मिल रही हो। यूजुअली हैप्पीनेस एंड वेलफेयर दो अलग चीजें होती हैं, है ना, मतलब एक साथ तो जाती ही नहीं है। तो हेडोनिज्म थ्योरी पे हम अगर वापस आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हेडोनिज्म थ्योरी क्या था, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। सपोर्टर ऑफ लेजिस फेयर स्टेट। व्हाट इज लेजिस फेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट के बारे में भी बात करी है इन्होंने, ठीक है। एक ऐसी स्टेट जहाँ पे लोगों का वेलफेयर सबसे इंपॉर्टेंट हो। अब हम वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करते हैं तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी थोड़ा सा बात कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट का प्रोविजन कहाँ दिया गया है? आप मुझे ये चीज बताओ, ठीक है। आप थोड़ा सा, अगर मैं आपको टाइम दूं सोचने का, आप सोचिए और मुझे बताइए। सो हम लोग वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर रहे थे। तो वी नो कि हमारे प्रियम्बल में, आप लोग ने अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ा होगा, एक वर्ड आता है, इंडिया इज अ सोशलिस्ट। क्या ये वर्ड पहले से एडेड था या हमने बाद में ऐड किया है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ सेबी में ही नहीं, और भी दूसरे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो सोशलिस्ट जो वर्ड था वो पहले से प्रियम्बल में नहीं था, ओके। इसको हमने बाद में ऐड किया गया है एक अमेंडमेंट करके, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है। तो इस अमेंडमेंट से सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया है। व्हाट इज सोशलिस्ट? सोशलिस्ट मतलब हमारी जो कंट्री है, इंडिया है, वो एक वेलफेयर स्टेट है। तो जो भी स्टेट के रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज होंगे स्टेट के, वो डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे लोगों में। वेलफेयर जो होगा वो हम लोग का प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि रिच है तो वो बहुत रिच होता जा रहा है, या पुअर है तो वो बहुत पुअर होता जा रहा है। वी हैव गॉट सो मेनी स्कीम्स। अगर हम देखें पीएम की स्कीम्स हैं, अभी सीएम बहुत सारी, एक बहुत फेमस स्कीम अभी चल रही है, लाडली बहना योजना, है ना, मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके की स्कीम्स चलती हैं। क्यों चलती है ये सारी स्कीम्स? किस लिए हैं? लोगों के वेलफेयर के लिए है। तो यही चीजें सोशलिज्म में आती है। सेंट्रल की काफी सारी स्कीम्स चलती रहती हैं। तो ये सारी स्कीम्स किस लिए हैं? वेलफेयर के लिए ना, राइट। तो ये सोशलिज्म उसके लिए है। उसके अगर हम बात करें इसके अलावा, तो हम डीपीएसपी में भी ऐसे काफी सारे प्रोविजन है जो सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं, है ना। आप आर्टिकल 38 पढ़िए, ओके। आर्टिकल 39, है ना। ये दोनों आर्टिकल्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ना। तो ये सारी चीजें सोशलिज्म की हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है, ओके। तो हमने थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। नाउ वी टॉक अबाउट कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। सो बेसिकली एनालिटिकल स्कूल में जो बेंथम थे वो लॉ के कोडिफिकेशन के ऊपर बोलते थे कि लॉ शुड नॉट बी अनकोडिफाइड। कोडिफाइड और अनकोडिफाइड लॉ क्या होता है, आई थिंक आप लोग को पता होगा, मैं एक बार और बता देती हूँ। कोडिफाइड लॉ मतलब एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एक जो लॉ है वो कोडिफाइड होना, मतलब वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है। हाउएवर अनकोडिफाइड मतलब जो कि रिटन नहीं है, एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिटन लॉ को हम बोलते हैं कोडिफाइड लॉ। और अनकोडिफाइड क्या होता है? जो कि रिटन ना हो। तो वी ऑल नो कि इंडिया में हमारा लॉ कैसा है? कोडिफाइड लॉ है, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट प्लेजर। हाँ, तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल टोटलिटेरियन के बारे में बात की थी, जो कि प्लेजर एंड पेन के बारे में हमने बात की थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कुछ एग्जाम्स में, लाइक यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पहले कई बार आ चुके हैं। क्या? कि बेंथम को प्लेजर किन चीजों में, उन्होंने बोला कि ये इन चीजों में प्लेजर होगा। फर्स्ट फिजिकल, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा मॉरल, चौथा रिलीजन। ठीक है, इनको आपको एज इट इज ध्यान रखना है, ठीक है। इनको याद करने का मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ। MRP, MRP यू गाइस नो MRP, देन MR डबल P, मॉरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड फिजिकल। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अगर ऑप्शंस आते हैं, अगर इन ये चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन भी नहीं है, तो आप समझ जाइए जो नहीं है वो उसका आंसर है। फर्स्ट टू बी फिजिकल, पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस, ओके। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू ऑस्टिन, हमें एक चीज और ध्यान देनी है। हमने लास्ट क्लास में भी इस चीज को पढ़ा था और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस क्लास में भी मैं चाहती हूँ कि हम उसको एक बार डिस्कस करें। यस, जस्ट अ सेकेंड। तो बेंथम ने जूरिस्प्रूडेंस को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया था, डिवाइड किया था। और वो दो कैटेगरीज क्या है? पहली कैटेगरी है एक्सपोजिटोरियल, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, एक्सपोजिटोरियल, एक्सपोजिटोरियल। और दूसरा सेंसोरियल, ओके। सो एक्सपोजिटोरियल मतलब क्या होता है? एज इट इज, जैसा है वैसा ही, जो एनालिटिकल स्कूल का बेसिस भी है, लॉ एज इट इज। एंड सेंसोरियल मतलब क्या होगा? सेंसोरियल मतलब हाउ इट शुड बी, मतलब एक जो आइडल पोजिशन होता है ना कि कैसा होना चाहिए, हाउ इट शुड बी। तो ये उसके बारे में बात करता है। तो अगर
ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है which deals with like who classified jurisprudence into expositorial and censorial, so the answer would be Bentham. Okay, आपको ये लगाना है. Another thing, okay, we'll discuss it further. ऑस्टिन ने किस तरीके से कैटेगराइज किया था? If you remember, he classified jurisprudence into general and particular. So when it comes to general and particular, the answer would be who? Austin. And when it comes to expositorial and censorial, the answer would be what? Bentham. Okay. Expositorial means how it is currently. Censorial means how it should be. Okay. Now there are also certain books written by Bentham that you have to keep in mind. We also discussed it earlier, but let me tell it to you again. Like Lectures of Jurisprudence. This is important. It's lecture, okay? Lecture of jurisprudence. Then philosophy of positive law. One more thing. एनालिटिकल स्कूल को और क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्कूल बोलते हैं. पॉजिटिव स्कूल के अलावा वी आल्सो कॉल इट इंग्लिश स्कूल. ओके, तो wherever the question relates to positive school और English schools, तो ये चीजें कहाँ से होंगी? ये एनालिटिकल स्कूल की होंगी. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जूरिस्प्रूडेंस में यू नीड नॉट लर्न ईच एंड द नेम ऑफ ईच एंड एवरी जूरिस. यू नीड नॉट लर्न कि किस जूरिस ने क्या कहा था. ओके, आपको हर चीज याद नहीं करनी है. आपको कुछ चीजें समझ लेनी है कि ओके, पॉजिटिव वर्ड है, कमांड है, सोवरेन है, तो ये पक्का एनालिटिकल स्कूल में होगा. तो अगर ऑप्शन में एनालिटिकल स्कूल के प्रोपाउंडर्स ही नहीं है तो आंसर कैसे होगा? है ना? तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमने एक लिस्ट बनाई थी कि कौन से जो ज्यूरिस्ट है वो कौन से स्कूल को बिलोंग करते हैं. वो लिस्ट ही अगर आप याद कर लेंगे तो आप ऐसे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. राइट? तो कुछ जो इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट है उनका नाम आपको याद रखना है और उनके बेसिस पे आप तुक्के लगा पाओगे और वो तुक्के भी सही हो जाएंगे. ओके, इसको हम कहते हैं कि इस तरीके से हम स्मार्टली तुक्के लगा सकते हैं. राइट? सो पॉजिटिव स्कूल. ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं टू ऑस्टिन. ओके, ऑस्टिन की हमने बुक देखी थी मेरे से टिया. प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, आपको याद होगी, हमने लिखा भी था इसका नाम. प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड. प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड. ओके, और एक और है प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ऑस्टिन ने कैसे में डिवाइड किया था? एक फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ. ठीक है, ही सेड ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? एक पॉजिटिव लॉ की फिलोसफी है. तो ही डिफाइंड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ. फिलोसफी ऑफ positive law, and then he categorized it into two. One is your general, another is your particular. जनरल क्या है? जो कि सबके लिए कॉमन होगा. और पर्टिकुलर क्या है? द साइंस ऑफ एक्चुअल लीगल सिस्टम्स. द साइंस ऑफ एक्चुअल लीगल सिस्टम्स. ओके, सो ये बेसिकली एक बाइफिकेशन था जो ऑस्टिन ने किया था. अब हम देखते हैं आगे ऑस्टिन के बारे में. ठीक है, फिर उन्होंने लॉ को कैसे डिफाइन करा? द रूल लेड डाउन, just a second, the rule laid down by intelligent beings for intelligent beings having power over them. इस लाइन को हमने कल भी बाइफिकेट किया था. कैसे? ये इंटेलिजेंट बींग्स कौन है? क्योंकि ये बाय है तो कौन दे रहा है लॉ? यहाँ पे सोवरेन दे रहा है. तो ये क्या हुए? सोवरेन हुए. फॉर इंटेलिजेंट बींग्स मतलब ये पब्लिक हुई. एंड हैविंग पावर ओवर देम से वी अंडरस्टैंड कमांड है, सॉरी सैंक्शन है. एंड यहाँ पे रूल्स लेड डाउन बाय इंटेलिजेंट बीइंग फॉर इंटेलिजेंट बीइंग्स. जो रूल्स लेड डाउन हो रहे हैं मतलब वो क्या है? कमांड है. ओके, दैट इज द कमांड.
नाउ यू विल नॉट फॉरगेट कि ये किसने दिया था, ऑस्टिन ने दिया था। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑस्टिन ने दो चीजों में बाइफरकेट किया था, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। मैं थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए एक सेकेंड, ठीक है। अब जो लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड होता है वो क्या है, वो है जिसमें फोर्स हो या फिर सैंक्शन हो, ठीक है। फोर्स या सैंक्शन होगा तो वो क्या होगा, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड। और जिसमें सैंक्शन नहीं है वो हो गया लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं, ये लॉ ही नहीं है, लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये लॉ नहीं है, इसको लॉ माना ऑस्टिन ने सिर्फ, जिसमें फोर्स और सैंक्शन हो। तो एनी लॉ जिसमें सैंक्शन नहीं है दैट इज नॉट अ लॉ, ठीक है। ये ऐसा ऑस्टिन का मानना था। नाउ सर्टेन लॉज नॉट कमांड बट स्टिल फॉलोड, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। इन्हें बोला है कि ये जो है ये कमांड नहीं है, बट फिर भी आपको इनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या, डिक्लेरेटरी लॉ, कोई भी लॉ अगर डिक्लेरेटरी लॉ है तो वो हो गया, ठीक है। लॉ ऑफ रिपील, ठीक है, फिर भी फॉलो होता है। इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन विथ लॉस, तो लॉस के साथ जो भी इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन जाती हैं वो, इनको आपको एज इट इज ध्यान रखना है, याद नहीं करना है, एक बार देख लो, पढ़ लो, ऑप्शन जब सामने होगा तो वो माइंड में आपको क्लिक कर जाएगा। यू डोंट हैव टू लर्न एवरीथिंग, ओके। एक बार आप ध्यान से सुन लोगे ना तो आपको ऑप्शन क्लिक कर जाता है, दैट्स इट। इतना नहीं करना है हमको कि हमको हर एक चीज याद करनी होगी, ठीक है। तो सर्टेन लॉज नॉट कमांड बट स्टिल फॉलो, तो क्या है वो, डिक्लेरेटरी लॉ है, लॉ ऑफ रिपील है, एंड इनपरफेक्ट ऑब्लिगेशन विथ लॉज। यू नो कि लॉज के साथ के जो बाकी की ऑब्लिगेशन होती हैं ये उनके बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉपरली सो कॉल्ड और इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, इनको याद रखना। तो प्रॉपरली सो कॉल्ड क्या होते हैं, जिनमें फोर्स होता है, सैंक्शन होता है, या एंड इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड क्या होता है, जिसमें सैंक्शन नहीं होता है। नाउ कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि ऑस्टिन ने इग्नोर कर दिए, तो ये एनालिटिकल स्कूल का भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। और मैंने कल भी डिस्कस किया था, ऐसे कौन से दो स्कूल्स हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल, ठीक है। सो एनालिटिकल स्कूल जो होता है वो, और हिस्टोरिकल स्कूल जो है, ये दोनों एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है। सो कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, कुछ तो यही है जो एनालिटिकल स्कूल ने एकदम इग्नोर कर दिए। तो ये वो कंसेप्ट हैं जो कि क्रिटिसिज्म फॉर्म करते हैं ऑफ एनालिटिकल स्कूल। जैसे कि फर्स्ट है कस्टम। कस्टम को हमें पता है हिस्टोरिकल स्कूल ने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, राइट, कि कस्टम से ही लॉ बनता है। कस्टम है तो लॉ बनता है। कस्टम के हमने कुछ एसेंशियल्स भी डिस्कस किए थे, जैसे कि यू नो रीजनेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। कस्टम के एसेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। कंपल्सरीली फॉलो होना चाहिए, है ना, कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस जो हमने पढ़ा था। देन एंटिक्विटी होना चाहिए, बहुत पुराने टाइम से वो चल रहे हो कस्टम जिनका हमें बिगनिंग ही नहीं पता, है ना। रीजनेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंटली फॉलो हुए जा रहे हैं, कंपल्सरीली फॉलो किए जा रहे हैं, सर्टन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चार लोग अलग तरीके से फॉलो कर रहे हैं, बाकी के किसी और तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो कस्टम्स को हिस्टोरिकल स्कूल ने काफी सारा बोला कि कस्टम से ही लॉ बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउएवर एनालिटिकल स्कूल में ऑस्टिन ने बोला कि कस्टम्स कुछ भी नहीं है, जो लॉ एज इट इज है, लॉ जो सोवरेन देता है वो लॉ है, ठीक है। कस्टम्स आर नथिंग। इनफैक्ट एनालिटिकल एनालिटिकल स्कूल ने प्रीसीडेंस को कस्टम से ज्यादा माना था, कि प्रीसीडेंस जज मेड लॉ इज इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा, हमने कल जब प्रीसीडेंस पढ़े थे इससे पहले वाली क्लासेस में, तो हमने पढ़ा था कि ऑस्टिन ने क्या बोला था, प्रेसिडेंट्स को जुडिशरीज लॉ। बेंथम ने कैसे बोला था कि प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, जज मेड लॉ। तो बेंथम ने और ऑस्टिन ने दोनों ने ही प्रेसिडेंट्स के बारे में काफी कुछ बोला है, जज मेड लॉ, जुडिशरीज लॉ, बट कस्टम्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, दे इग्नोर्ड कस्टम्स एज अ होल, ओके। देन अनदर थिंग वाज इम्यूनिटी, ठीक है। जजमेंट लॉ यानी कि प्रीसिडेंस, बट स्टिल कस्टम से तो ज्यादा ही माना था इनको। इंटरनेशनल लॉ ये अलग एक पर्सपेक्टिव है, इसके बारे में भी काफी सारा
juristic work अवेलेबल है. So क्या है इंटरनेशनल लॉ? अब जितने भी एनालिटिकल स्कूल के प्रोपाउंडर्स थे वो इंटरनेशनल लॉ को वीक लॉ बोलते थे. ये है वीक लॉ, ये है सॉफ्ट लॉ. एंड ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शंस नहीं होते हैं. आप अगर आईसीजे देखें, आईसीजे के काफी सारे जजमेंट्स कभी हुआ तो वील आल्सो कवर इंटरनेशनल लॉ. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ओके, सो व्हाट आईसीजे हैव टू डू? सी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास मान लीजिए दो कंट्रीज गई हैं, जैसे इंडिया और पोर्चुगल का एक फेमस केस है. ओके, इंडियन, ठीक है. तो अगर ऐसा कोई केस जाता है इंडिया पोर्चुगल का, कोई भी ए कंट्री है, बी कंट्री है, और अगर ए कंट्री के अगेंस्ट में डिसीजन आया है, ठीक है, ए कंट्री जजमेंट लेटर है, इनके अगेंस्ट में डिसीजन आया है, तो क्या ए कंट्री बाउंड है इस डिसीजन को फॉलो करने के लिए? ऑल ऑफ अस नो नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो प्रोविजंस हैं, आईसीजे की जो प्रोविजंस है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कंट्रीज आर नॉट बाउंड बाय द डिसीजंस ऑफ आईसीजे. और क्योंकि वो बाउंड नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, जो इंटरनेशनल लॉ है, वो वीक लॉ है या सॉफ्ट लॉ है. अभी हमने पढ़ा था 2 मिनट पहले कि ऑस्टिन की कमांड थ्योरी में सैंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉ एज इट इज, एंड अगर देयर इफ देयर इज नो सैंक्शन, जो कि हम बोलते हैं लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, जिसमें सैंक्शंस नहीं होते हैं, दैट इज नॉट अ लॉ. तो वो लॉ मानते ही नहीं है. तो ऑस्टिन ने, एनालिटिकल स्कूल ने, ऑल ऑल टुगेदर इंटरनेशनल लॉ को रिजेक्ट कर दिया कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ. व्हाई? क्योंकि इसमें सैंक्शन भी नहीं है. लॉ सिर्फ वही लॉ होगा विच हैज सैंक्शंस विद इट. करेक्ट. मोरालिटी, मोरालिटी के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे एनालिटिकल स्कूल में एक और ज्यूरिस्ट हैं जिनका नाम है हार्ट. अभी हम आगे पढ़ेंगे उनको. HLA, हार्ट. ओके. एंड एक और है फुलर, और इनकी चलती है डिबेट, टसल. ठीक है. ये इनकी जो टसल है ना, वो बेसिकली लॉ एंड मोरालिटी पे है. इनकी जो टसल है वो लॉ एंड मोरालिटी पे. ठीक है. तो फुलर इज अ पर्सन जो मोरालिटी के बारे में बात करते हैं, हार्ट इज अ पर्सन जो लॉ के बारे में बात करते हैं. तो ऑस्टिन ने मोरालिटी को भी लॉ नहीं माना. ठीक है. इन्होंने बोला कि मोरालिटी नहीं होती, सिर्फ एक कमांड ऑफ द सोवरेन होता है. एक कमांड है मोरालिटी. अच्छा, मोरालिटी से आपको क्या याद आ रहा है? नेचुरल लॉ स्कूल का थोड़ा सा रिवाइज करें, आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा. नेचुरल लॉ स्कूल में हमने क्या पढ़ा था कि हर इंसान स्टोइक है, एरिस्टोटल है, ये फेमस ज्यूरिस्ट है नेचुरल लॉ स्कूल के. उन्होंने क्या बोला था कि एवरी पर्सन हैज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग. सेसेरो ने क्या बोला था? हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर. राइट. तो एवरी पर्सन हैज दैट रीजन. उसकी समझ है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या मैं जो कर रही हूँ वो गलत है. राइट. तो एक रैशनैलिटी, रीजनेबलनेस, ये हर इंसान को पता होता है, वो कोई भी पर्सन हो. ठीक है. ही नोज दैट व्हाट इज डूइंग इज राइट, व्हाट इज डूइंग इज रॉन्ग. तो नेचुरल लॉ स्कूल का ऐसा पहले बोलना था एंशियंट पीरियड में कि लॉ की हमें जरूरत ही नहीं है. एवरी पर्सन नोज ये सही है, ये गलत है. बट क्या हम आज के टाइम में ये सोच सकते हैं कि हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, तो वी डोंट नीड लॉ? नॉट पॉसिबल इन टुडेज जनरेशन. तभी वो एंशियंट टाइम का था, क्योंकि तब उस तरीके से चीजें चलती थी. बट अब विद एडवांसमेंट ऐसा हम नहीं कर सकते. एवरी पर्सन नोज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, बट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन इट कंप्लीटली. राइट. सो लॉ एंड मोरालिटी की इनकी डिबेट चलती थी एनालिटिकल स्कूल की, और मोरालिटी को ही नहीं मानते थे. लॉ बस वही है, आपको जो लॉ एज इट इज जो बताया गया है ये लॉ है. मोरालिटी से फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही आपको लगता है, क्या गलत लगता है. एक कमांड है, ये आपको मानना है, दैट्स इट. सोवरेन है, उन्होंने कमांड दिया, मानना है, नहीं तो लगेगा सैंक्शन. दैट्स इट. इतनी ही इनकी स्टोरी है, बेंथम और ऑस्टन की, एनालिटिकल स्कूल की. ओके. सो इन्होंने किन किन कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर करा? कस्टम्स को इग्नोर करा, इम्यूनिटी को इग्नोर करा, जज मेड लॉ, मतलब नो काइंड ऑफ इम्यूनिटी. ठीक है. सैंक्शन लगेगा, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी के बारे में हम बात करते हैं तो अगेन वी हैव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के काफी सारे प्रोविजंस जहाँ पे, अच्छा सीपीसी में भी कुछ प्रोविजंस है. सीपीसी में एक प्रोविजन है, अगर आपको सेक्शन 80 याद हो तो 79 एंड 80. क्या बोल रहा है सेक्शन 79 एंड 80? कि नोटिस देना इंपॉर्टेंट है. किसको? अगर आपको सूट फाइल करना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर सूट इज टू बी फाइल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देन नोटिस देना मैंडेटरी है. 3 मंथ्स का नोटिस लगता है.
आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट डायरेक्टली सूट फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक 3 मंथ्स का नोटिस देना पड़ता है, और ये नोटिस का पर्पस क्या है कि गवर्नमेंट नोटिस देके अपने आप को काम कर लेगी। नो नीड टू फाइल अ सूट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास और भी काम है, राइट। सूट फाइल होगा तो सूट्स का एकदम बंडल बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आपको पहले नोटिस देना है, अगर उनको वैलिड लगा तो वो चीज आपकी पहले ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो सूट फाइल करने के लिए आप एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट सूट फाइल करोगे तो आपको कोई नोटिस नहीं देना, बट गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करोगे तो आपको 3 मंथ नोटिस देना पड़ेगा। सिमिलरली हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, राज प्रमुख, गवर्नर, इनके पास इम्यूनिटीज हैं। आप आर्टिकल 360 में जाइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 361 में जाइए। तो इनमें क्या रहता है, कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं, उनका क्रिमिनल सिविल मैटर्स में मान लीजिए अरेस्ट नहीं हो सकता। और अगर हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करें, आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि सेशन के 30 दिन पहले, सेशन के दौरान, इस तरीके से जो चीजें होती है ना, जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स को प्रिविलेजेस दी गए हैं, ये सारी क्या है, ये सारी इम्यूनिटीज ही हैं, करेक्ट। और भी सारी इम्यूनिटीज दी गई हैं, जैसे कि सीपीसी की आप देखेंगे सेक्शन 135 के बाद भी है। तो जितने भी ये सेक्शन, तो ये सारी इम्यूनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। इम्यूनिटी का एनालिटिकल स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, ये बात चलती है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। HLA हार्ट, ओके। तो इनकी दो बुक्स हैं, कंसेप्ट ऑफ लॉ, ये इंपॉर्टेंट बुक है, कुछ बार क्वेश्चंस में आ चुकी है ये, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, एंड लॉ, लिबर्टी एंड मोरालिटी, ये दोनों, ओके। अब हार्ट का जो है, वो क्या बोलते हैं कि लॉ इज अ सिस्टम ऑफ 2 रूल्स। हार्ट बोलते हैं कि लॉ इज अ सिस्टम ऑफ 2 रूल्स, ठीक है। हार्ट के बारे में हम बात करेंगे तो हम हमेशा ये 2 रूल्स याद रखेंगे, जो कि है प्राइमरी रूल्स एंड दूसरा है सेकेंडरी रूल्स, ठीक है। सो प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं, प्राइमरी रूल्स वो होते हैं जो कि ड्यूटी इम्पोज करते हैं। आप इनको बस ऐसे ही याद रखिए, इट इम्पोजेस ड्यूटी, इम्पोजेस ड्यूटी, एंड जो सेकेंडरी रूल्स हैं, इट कन्फर्स पावर्स, कन्फर पावर्स, ओके। सो प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं, जो कि ड्यूटी इम्पोज करते हैं, एंड सेकेंडरी रूल्स क्या होते हैं, जो कि पावर्स कन्फर करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं, ये कुछ अनऑफिशियल रूल्स होते हैं विच आर बाइंडिंग बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलर एक्सेप्टेंस, ठीक है। सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट, इसलिए ये बाइंडिंग है, ओके। सो अनऑफिशियल रूल्स विच आर बाइंडिंग बिकॉज ऑफ पॉपुलर एक्सेप्टेंस, ये हो गया आपका प्राइमरी रूल। उसके अलावा सेकेंडरी रूल क्या होता है, इट इनेबल्स द लेजिस्लेचर, इट enables the legislature to modify the primary rules, मतलब अमेंडमेंट करने के लिए जो भी चेंजेस हैं, जो भी चेंजेस लाने हैं आपको प्राइमरी रूल्स में, इसके लिए सेकेंडरी रूल्स के का यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्राइमरी, तो जहां पे भी क्वेश्चन आपको रूल्स के रिलेटेड आता है ना, कि हु वाज द पर्सन जिसने रूल्स के बारे में बात की थी, जिन्होंने सिस्टम ऑफ रूल्स बनाया था, तो वो हार्ट है। और वो रूल्स कौन से हैं, 2 हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी है, बस इतना याद रखना है। प्राइमरी रूल्स क्या है, जो कि ड्यूटी इंपोज कर रही हैं, और सेकेंडरी रूल्स क्या है, जो कि पावर्स दे रही हैं, ठीक है। ये क्यों बाइंडिंग है, क्योंकि सब उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, पॉपुलर एक्सेप्टेंस है, ठीक है। एंड जो सेकेंडरी रूल्स है, ये क्या है, ये चेंज के लिए है, मॉडिफाई करने के लिए, ओके। सो दिस वाज गिवन बाय HLA हार्ट, और इनका मानना था कि ये दोनों प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स बना के ही लॉ होता है, और इसी तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ वर्क करता है।
राइट। बट कुछ डिफेक्ट्स के भी बारे में उन्होंने बात की थी कि कुछ डिफेक्ट्स हैं प्राइमरी रूल्स में। ठीक है, क्या अनसर्टेनिटी, static character, insufficiency and criticism of Hart is that he excludes morality just like Austin। अभी हमने एनालिटिकल स्कूल में ऑस्टिन में देखा था कि उन्होंने क्या क्या चीजें इग्नोर करी, उसमें से मोरालिटी था। ठीक है, अभी हमने हार्ट के बारे में भी बात की थी कि हार्ट और फुलर की डिबेट है, हार्ट वर्सेस फुलर। फुलर इज द पर्सन हु सपोर्ट्स मोरालिटी, कि लॉ का मोरालिटी से रिलेशन है। ठीक है, लॉ एंड मोरालिटी गोज हैंड इन हैंड, बट हार्ट ऐसा बिलीव नहीं करते हैं। ओके, वो ऑस्टिन की तरीके से ही चलते हैं, जैसे ऑस्टिन बोलते हैं कि लॉ इज सुप्रीम। राइट, तो ये वहां पे आ जाते हैं ना। कुछ डिफेक्ट्स हम बात कर रहे थे प्राइमरी रूल्स में, अनसर्टेनिटी, ओके, स्टैटिक कैरेक्टर, इनसफिशिएंसी, की ये जो प्राइमरी रूल्स होते हैं वो अनसर्टन है, या उनका कैरेक्टर बहुत स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है। इनसफिशिएंसी, यू नो, सफिशिएंट नहीं है। तो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं जो कि प्राइमरी रूल्स में इन्होंने, जिनके बारे में बात की थी। बहुत ज्यादा इसमें आपको डीप में नहीं जाना, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो अपन आगे बढ़ते हैं इस चीज में। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो देखेंगे हम केल्सिन। केल्सिन के बारे में भी हमने पहले काफी चीजें पढ़ रखी हैं। इससे पहले भी हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी केल्सिन के बारे में। यस, हाँ, केल्सिन के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, ग्रनॉम थ्योरी, प्योर लॉ, अगर आपको याद हो, ग्रनॉम थ्योरी। अच्छा, केल्सिन में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, उन्होंने काफी सारा काम करा है। इनकी ग्रनॉम थ्योरी है। ग्रनॉम थ्योरी मतलब क्या, मैंने पहले भी बताया था। ग्रनॉम थ्योरी मतलब एक लॉ जो कि एक बेसिक लॉ है। ठीक है, जो बेसिस है बाकी सारे लॉज का। ठीक है, जो सुप्रीम लॉ जिसको हम बोलते हैं, हमारे इंडिया में अभी वो सुप्रीम लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और ऐसा क्यों, क्योंकि हमने आर्टिकल 13 पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि क्या बताता है। आर्टिकल 13 बहुत क्लियरली क्लियरली ये बोलता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, कि ऐसा कोई भी लॉ, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आने से पहले था और कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद वो पार्ट 3 को वॉयलेट करता है, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तो ऐसा लॉ क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी लॉ नहीं होगा अगर अभी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो वो वॉइड हो जाएगा। देन मतलब बेसिकली जो क्लॉज 1 है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे क्या बोलते हैं, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में, कि ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है या फिर जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है। अगर ऐसा बनाया गया है तो वो भी वॉइड है। ठीक है, तो ऐसा बनाया नहीं जाएगा और ऐसा रखा नहीं जाएगा और ऐसा बनाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 13 बहुत क्लियरली बोलता है कि एनीथिंग विच इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स इज कंप्लीटली वॉइड। ठीक है, यही है ग्रैंड नॉर्म। तो आज के टाइम में आप ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते जो कि ग्रैंड नॉर्म के अगेंस्ट हो। राइट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का आर्टिकल 14 वाज आल्सो चैलेंज, इसके लिए एक बहुत लैंडमार्क केस भी है, केस लॉ भी है। ओके, जिसमें ऐसा कहा गया था कि ये जो है ये आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है ना, आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर रहा है, आर्टिकल 22 को वॉयलेट कर रहा है। तो इस तरीके से इस सेक्शन प्रोविजन को भी स्टक डाउन कर दिया गया था। राइट, तो दिस इज व्हाट अ ग्रैंड नॉर्म इज। नाउ हम बात करते हैं आगे। सो मोस्ट फेमस इनकी जो है वो ग्रैंड नॉर्म थ्योरी थी। देन दोज नॉर्म्स विच हैव कैरेक्टर ऑफ लीगल नॉर्म्स एंड मेक्स एक्ट लीगल और इलीगल। तो नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स बेसिकली लीगल नॉर्म्स होते हैं जो कि किसी एक्ट को या तो लीगल बना रहे हैं कि ये नॉर्म है ये लीगल है, या फिर ये नॉर्म है ये क्या है, ये इलीगल है। राइट, सो दोज नॉर्म्स विच हैव कैरेक्टर ऑफ लीगल नॉर्म्स एंड मेक्स एक्ट लीगल और इलीगल। एंड ये लॉ को क्या मानते हैं, एक नॉर्मेटिव साइंस। ये बता रहे हैं, लॉ बताएगा कि क्या लीगल होता है और लॉ ही बताएगा कि क्या इलीगल होता है। ठीक है, सो इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, जस्ट टिक कैल्शियम। अगर कैल्शियम ऑप्शन में मिलता है आपको, जैसे ही नॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, यू हैव टू क्लिक कैल्शियम। हाँ, अब ये नॉर्म्स होते क्या हैं। ठीक है, हम जो नॉर्म्स के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं, रूल फॉरबिडिंग और प्रिस्क्राइबिंग अ सर्टेन बिहेवियर।
बेसिकली रूल्स होते हैं, हम लॉ के बारे में बात करते हैं तो रूल्स क्या करते हैं, लॉ क्या करता है, कोई बिहेवियर को फॉरबिड करता है कि आप ये काम नहीं करोगे, आप चोरी नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद कुछ सर्टेन बिहेवियर कि आप इस तरीके से ही बिहेव करोगे, ठीक है। तो ये वही चीज होती है नॉर्म्स कि which tells you what is legal and illegal, and which forbids some practice or some act, and which tells you how to behave, okay, which prescribes a basic, a certain behavior, that is called a norm. Now I think in this, yeah, so अब हम दो तरीके के नॉर्म के बारे में बात करेंगे. One is a legal norm, another is a moral norm. Moral norm. One is your moral norm, another is your legal norm. So moral norm क्या होता है? Any rule which has no sanction. देखो हम कैसे एनालिटिकल स्कूल पढ़ रहे हैं आज, सैंक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एनालिटिकल स्कूल पढ़ रहे हैं, तो इनके जितने भी जूरिस्ट होंगे वो कहीं ना कहीं अपनी बात में सैंक्शन के बारे में बात करेंगे. हमने अभी एचएलए हार्ट देखा, उन्होंने भी मोरालिटी को हटा दिया. क्यों? क्योंकि मोरालिटी हैज नो सैंक्शंस इन इट, राइट. इन्होंने तो बात ही कर दी अपने नॉर्म में कि मॉरल नॉर्म कुछ नहीं होता, जो होता है वो लीगल नॉर्म ही होता है. ऑस्टिन ने तो बहुत क्लियरली बोला है, बैक्ड बाय सैंक्शन, ठीक है. तो एनी रूल विदाउट सैंक्शन, जिसमें सैंक्शन नहीं होता है, वो होता है मॉरल नॉर्म, कि आपको ऐसा मॉरली फॉलो करना चाहिए, यू नो, ऑट टू बी वाला सिचुएशन. लीगल नॉर्म क्या होता है? लीगल नॉर्म में क्या है? हायरार्की ऑफ नॉर्म्स हैविंग लीगल सैंक्शन, लीगल ऑर्डर. तो लीगल नॉर्म्स में क्या होता है? लीगल ऑर्डर आता है, सैंक्शन आता है, ठीक है. तो ये उस वाले कैटेगरी में आ जाएगा. तो लीगल नॉर्म इज लॉ, मॉरल नॉर्म इज नॉट अ लॉ, ठीक है. इट टेल्स यू अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. इट टेल्स यू अबाउट व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल. ओके. तो यहाँ पे विदाउट सैंक्शन हो गया, रूल विदाउट सैंक्शन. एंड यहाँ पे क्या हो गया? विथ सैंक्शन और हैविंग सैंक्शन, राइट. So it tells you about right and wrong, and it tells you about what is legal and what is illegal. Now we talk about its example. Moral norm का example क्या है? COVID-19 चल रहा है, आपको घर के अंदर रहना चाहिए, stay at home. When COVID-19, एक सेकेंड, या सो हम क्या बात कर रहे थे? या सो ड्यूरिंग 2020 आई थिंक, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ कोविड, सो यू नो एवरीबडी वाज सेइंग स्टे एट होम, घर पे रहो, घर पे रहो. कौन फॉलो कर रहा था? नोबडी वाज फॉलोइंग इट, राइट. अप टिल लॉकडाउन नहीं लग गया, तो लॉकडाउन लगाना पड़ा सो दैट लोग इस चीज को फॉलो करें. तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि एनालिटिकल स्कूल की जो सैंक्शन वाली बात है वो सही भी है, कि विदाउट सैंक्शन पीपल विल नॉट फॉलो. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी हमने रिसेंट में कोविड के टाइम पे देखा है कि कितनी बार कितने अवेयरनेस प्रोग्राम्स चले हैं कि एवरीबॉडी शुड स्टे एट होम, बट नोबडी वाज स्टेइंग एट होम, सब बाहर थे. जिस दिन से लॉकडाउन लगा है उस दिन से सब घर के अंदर थे फिर, एंड देन दे एक्चुअली वो इनसाइड देयर होम फॉर अबाउट 3 months, मतलब कंप्लीटली. उसके बाद थोड़ा आना जाना वी ऑल नो स्टार्ट हो गया था बाहर, बट स्टिल. तो लॉकडाउन की जरूरत पड़ी ना, सैंक्शन की जरूरत पड़ी, तभी जाके वो चीज मानी गई. तो यहाँ सैंक्शन की इंपॉर्टेंस है, और यही कैल्सन का भी कहना था कि मॉरल नॉर्म जो होता है इट्स अ रूल विदाउट सैंक्शन. इट टेल्स यू व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग, एंड इसके एग्जांपल भी मैंने आपको बताया. बट लीगल नॉर्म क्या होता है? ये हायरार्की होती है, एक प्रॉपरली कोडिफाइडली एक हायरार्की होती है, जिसमें सैंक्शन होता है, लीगल ऑर्डर होता है, which tells you about what is legal, which tells you what is illegal, and इसके एग्जांपल इज योर लॉकडाउन, ठीक है. नाउ वी विल आल्सो डिस्कस सम concepts which were given by Kelsen. या सो केल्सन ने बात की थी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ. ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट इज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ? मतलब लॉ शुड बी प्योर. लॉ प्योर कैसे होगा? मतलब लॉ शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ सोशल साइंसेस, जैसे कि एथिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ओके, देन सोशियोलॉजी हो गया, देन वी हैव इकोनॉमिक्स,
है ना। तो इन सब चीजों से इट शुड बी, लॉ शुड बी अनअफेक्टेड। कुछ भी इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिक्स हो, एथिक्स हो, इन सब से लॉ का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लॉ शुड बी प्योर। लॉ बन गया है वो प्योर लॉ है, एंड दैट हैज टू बी फॉलोड। सोवरेन का ऑर्डर है, इट हैज टू बी फॉलोड, नो मैटर क्या एथिक्स है, क्या पॉलिटिक्स है, क्या सोशियोलॉजी है, क्या इकोनॉमिक्स है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आज के टाइम पे पॉसिबल है या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। वी ऑल नो, बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी से ही लॉ बनता है ना। वी नो दैट 2013 में निर्भया गैंगरेप केस हुआ था। उसकी क्या नीड बनी कि हम 2013 में 2014 में कुछ नए एक्ट्स अमेंडमेंट्स लेकर आए, है ना। फिर 2018 में भी ऐसे ही देखा गया। तो फिर हमारा सीआरपीसी अमेंड हुआ, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, ये सारी चीजें अमेंड हुई। ठीक है, हमने देखा था कि रेप के सेक्शंस बढ़े थे, राइट। तो हमने देखा कि सोसाइटी में ओके इस चीज की नीड है, यहाँ एक गैप क्रिएट हो रहा है, इसको फिल करना है, इसके लिए हमें लॉ बनाना है। ठीक है, तो लॉ हम कैसे बनाते हैं? हमें ऐसे ही तो आइडिया आ नहीं जाता है कि चलिए, अच्छा ओके, वन मोर एग्जांपल। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आते ही नहीं तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात क्यों करते, और हम उसके बारे में लॉ भी क्यों ही बनाते? डेटा प्रोटेक्शन के बारे में हम क्यों बात करते अगर हम डेटा से डील ही नहीं कर रहे होते, राइट। तो सोसाइटी में जैसे जैसे नीड बढ़ती गई, अभी डेटा प्रोटेक्शन की नीड है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लॉ बनाने की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, ब्लॉकचेन रिलेटेड जो चीजें अभी आ रही हैं, है ना। तो हमारा, आप खुद बताइए, अभी जो हमारा प्रेजेंट आईटी एक्ट है, क्या वो सफिशिएंट है इन सारी चीज से डील करने के लिए? डेटा प्रोटेक्शन, एआई, ब्लॉकचेन, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत ऑब्सोलीट है उन सबके हिसाब से ये, राइट। तो हम देखते हैं कि सोसाइटी में अभी क्या चल रहा है, क्या गैप क्रिएट हो रहा है, या क्या गैप क्रिएट हो रहा है, एंड देन उस गैप को फिल करने के लिए हम लॉज लेकर आते हैं। अभी एआई के लिए तो हम लोग लॉज के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, जब तक कुछ क्राइम्स नहीं हो जाते एआई से रिलेटेड, तब तक लॉज के बारे में कोई बात नहीं करेगा, एंड देन विल कम अप विद अ लॉ। ओके, 2013 में भी लॉज कब बने? जब चीजें हो गई 2018 में। और चाइल्ड, जो बच्चियां छोटी रहती हैं, 12 साल से कम की हैं, 16 साल से कम की, इन सब के बारे में कब बात हुई? वी डोंट हैव एनी लॉ फॉर मैरिटल रेप अप टिल नाउ। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है, आप बताइए, है ना। तो लॉ और सोसाइटी बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। हम ये चीज सोशियोलॉजिकल और फिलोसफिकल स्कूल में भी देखेंगे। वो लॉ और सोसाइटी को एक साथ उनके बारे में बात करते हैं। एनालिटिकल स्कूल इस बारे में बात नहीं करता। एनालिटिकल स्कूल सिर्फ ये मानता है कि जो सोवरेन ने बोला वो लॉ है, जो नहीं बोला वो लॉ नहीं है। ठीक है। तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो थी कैल्सिन की, वो यही बात करती थी कि एथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ एक सोशल साइंसेज जितनी भी हैं इन सबसे अलग रहेगा। देन प्योर साइंस ऑफ लॉ, साइंस इज सिस्टम ऑफ लॉ सिस्टमैटिकली अरेंज्ड, सो लॉ हैज टू बी रैशनल। तो सिस्टमैटिक लॉ के बारे में उन्होंने बात करी। ठीक है, कोडिफाइड के बारे में हमने पहले ही बात करी थी। लॉ हैज टू बी रैशनल। ठीक है, साइंस, जो हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लॉ सिस्टमैटिकली अरेंज, सो लॉ हैज टू बी रैशनल। लॉ को रैशनल और इम्पोर्टेंट है, इस बारे में केल्सन ने कहा था। देन नॉर्मेटिव साइंस, व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस? व्हाट ऑट टू बी सिस्टमैटिक लॉ। नॉर्म्स मतलब बेसिकली व्हाट ऑट टू बी, वो ये वाला कंसेप्ट यहाँ आ जाता है, ऑट टू बी। ठीक है, नॉर्मेटिव साइंस में यहाँ पे केल्सन का इस थ्योरी से क्या रिलेशन था कि लॉ कैसा होना चाहिए, ये उस चीज के बारे में बात कर रहे थे। देन वी टॉक अबाउट ग्रनॉम थ्योरी, जो हम पढ़ चुके हैं कि जो लॉज हैं वो उनकी वैलिडिटी कहाँ से डिराइव कर रहे हैं। लॉज आर ड्राइविंग द वैलिडिटी फ्रॉम द बेसिक नॉर्म्स, जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी। ठीक है, so laws deriving their validity from the basic norm. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको पता होना चाहिए। एवी डाइसी, राइट। एवी डाइसी वाज द पर्सन। तो रूल ऑफ लॉ में एक कंसेप्ट आता है कि आई शुड रब दिस।
क्या कंसेप्ट आता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ लॉज। ठीक है, हमारे इंडिया में रूल ऑफ लॉ तो फॉलो होता है, बट ये वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा ऑपोजिट फॉलो होता है। हमारे यहाँ लॉज जो होते हैं वो आर अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लॉज आर अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे यहाँ, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कहाँ लिखूं मैं, या ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो इससे हमारे यहाँ लॉ डिराइव होगा। बट जो रूल ऑफ लॉ, जो एवीडाइसी का यूके का कंसेप्ट है, वहां ये लॉ है और उससे कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे अनकोडिफाइड लॉ है। क्यों? क्योंकि वहां पे this pen is not working or what? Yeah. क्योंकि वहां पे अनकोडिफाइड लॉ है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट, है ना? तो बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है, ये वाला सिस्टम है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाकी के जो लॉज है वो अपनी वैलिडिटी डिराइव कर रहे हैं ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से वैलिडिटी डिराइव हो रही है। पर यहाँ पे क्या है, यूके में क्या है कि ये लॉज है और लॉज से कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोडिफाइड नहीं है, रिटन लॉ नहीं है, इसीलिए लॉज है और लॉज से वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिराइव करते हैं। हमारे यहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरे लॉज को डिराइव करते हैं। ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू हॉलैंड। वे हैव हॉलैंड, सैलमन, दो लोग और हैं हमारे पास, दो जूरिस्ट और हैं। ओके, सो हॉलैंड का क्या था? लॉ इज अ जनरल, वन सेकेंड, या law is a general rule of external human action enforced by sovereign political authority. Other rules are merely analogy and not for action. ठीक है, अब आपने ये लाइन भी पढ़ी, इस लाइन से भी आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे बताओ? सोवरेन दिख रहा है, कमांड दिख रहा है, सैंक्शन की इंपॉर्टेंस दिख रही है। ठीक है, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, इन सब चीजों को आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ये वर्ड्स यहाँ पे लिखे नहीं हुए हैं, बट आई थिंक आप इससे डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव करोगे? अदर रूल्स merely फॉर एनालॉजी, मतलब क्या? सैंक्शन नहीं है, बाकी सब सिर्फ एनालॉजी के लिए, लॉ नहीं होगा वो। एंड नॉट फॉर एक्शन। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं, रूल्स हैं, एक्शन के लिए नहीं है, सिर्फ एनालॉजी के लिए है और कोई उनका लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, देन लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन, मतलब किस तरीके से ह्यूमन एक्शन होगा जिसको इन्फोर्स कर रहे हैं सोवरेन। फिर आ गया। ठीक है, तो हमने जितने भी जूरिस्ट की बात करी, उन सारे ही जूरिस्ट की जितनी भी उन्होंने बात, मतलब जो भी स्टेटमेंट जिन जूरिस्ट ने दिए, उन सबके स्टेटमेंट में आपको कमांड ऑफ द सोवरेन थ्योरी दिख रही है। किसी भी आपको थ्योरी में इस तरीके से कमांड ऑफ द सोवरेन दिखे, वो आप समझ जाइएगा वो क्या है। वो डायरेक्टली एनालिटिकल स्कूल है, एनालिटिकल स्कूल है तो उन्हीं के किसी जूरिस्ट ने दी होगी। ठीक है, इस हिसाब से आप सही दे सकते हो। अब मान लीजिए आपको ये स्टेटमेंट दिया है एंड यू डोंट नो कि ये हॉलैंड ने दिया, ये नाम हटा दीजिए, आप भूल जाइए। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट दिया गया है एंड आपको क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? सिसेरो, अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से पढ़ी हो तो आपको ये याद होगा। सिसेरो कौन से स्कूल के हैं? याद होगा आपको, नेचुरल लॉ स्कूल। ठीक है, हेरिंग सोशियोलॉजिकल स्कूल, डुगेट अगेन दूसरे स्कूल के हैं, हॉलैंड। अब बचे क्या? क्योंकि डुगेट जो है वो सोशल सॉलिडारिटी, सोशियोलॉजिकल स्कूल, बाकी नेचुरल लॉ स्कूल और भी हिस्टोरिकल लॉ, हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में बात कर लें। तो फिर जब यहाँ पे सोवरेन और सैंक्शन के बारे में बात की गई है, तो हॉलैंड वाज द पर्सन जो कि एनालिटिकल स्कूल को बिलीव करते थे, मतलब सही आंसर क्या है? हॉलैंड है। इस तरीके से आपको स्मार्टली आंसर करना होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं ना। लॉ इज द जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन enforced by sovereign political authority. Okay, other rules are merely for analogy, not for action. Formal signs of positive law. अच्छा, हॉलैंड जो थे ना, वो ऑस्टिन को एकदम सेम जो ऑस्टिन ने बोला वो हाँ हाँ में हाँ। ठीक है, सेम ऑस्टिन का कॉपी, कि ऑस्टिन उन्होंने जो जो चीजें बोले वो सेम चीजें हॉलैंड ने बोली, बस एक अंतर से बोली, उन्होंने ये वर्ड लगा दिया,
फॉर्मल, फॉर्मल साइंस वर्ड लगा दिया, और इनके इसी स्टेटमेंट से इनका पूरा आइडिया चेंज हो गया। बाकी इज कम्प्लीटली सेम, उनकी पूरी थ्योरी जो पॉजिटिव लॉ की है वो सारी ऑस्टिन की है। फॉर्मल वर्ड यूज करते से ही इनकी खुद की स्टोरी अलग हो गई। क्यों? ऑस्टिन बस इतना बोलते हैं, कमांड ऑफ द सोवरेन, जहाँ पे आर्बिटरीनेस आ जाती है। सोवरेन भगवान नहीं है, राइट? सोवरेन कैन बी रॉन्ग, राइट? सोवरेन ऐसी बातें भी बोल सकता है जो सबके लिए अच्छी ना हो। सोवरेन ऐसा लॉ भी लेके आ सकते हैं जो मे बी ज्यादा लोगों को बेनिफिट ना करते हैं, ठीक है? बट फॉर्मल साइंस जैसे लगता है ना, तो उसमें आर्बिट्रीनेस हट जाती है, एक प्रोसीजर आ जाता है, ठीक है? तो सोवरेन को ही पावर है, अभी भी पावर सोवरेन से ली नहीं गई है, सोवरेन की ही पावर है। बट द थिंग इज कि वो पावर हैव टू बी नाउ एक्सरसाइज फॉर्मली, एक प्रोसीजर के थ्रू, प्रॉपरली। इट शुड नॉट बी आर्बिट्री, इट शुड नॉट बी डिस्क्रिशनरी। तो ये वर्ड से यहाँ पे इनकी जो ऑस्टिन की जो स्टोरी थी, ऑस्टिन की जो स्टेटमेंट था, उसको थोड़ी और वैलिडिटी दे देता है, उसका क्रिटिसिज्म हटा देते हैं हॉलैंड, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, द वर्ड साइंस इज यूज्ड बिकॉज इट डील्स विद द रिलेशन ऑफ मैनकाइंड हैविंग कॉन्सिक्वेंसेस, नॉट क्रिएटिंग रिलेशंस, ठीक है? फॉर्मल साइंस क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मैनकाइंड के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? मैनकाइंड एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, नॉट क्रिएटिंग रिलेशन। दिस इज नॉट सोशियोलॉजिकल स्कूल जहाँ पे हम रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? विल टॉक अबाउट सैंक्शंस, विल टॉक अबाउट व्हाट, विल टॉक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है? एंड ही क्रिटिसाइज डिविजन ऑफ लॉ इनटू जनरल एंड पर्टिकुलर। जनरल पर्टिकुलर किसने दिया था कैटेगरी? अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं, सोचिए। ऑस्टिन ने दिया था, ठीक है? तो वो ऑस्टिन को पूरा कॉपी करते थे। दो चीजें उन्होंने अपनी क्या लेकर आए, उन्होंने बोला ये जनरल पर्टिकुलर चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती, ये जो लॉ का आपने बाइफिकेशन किया है ये कंप्लीटली गलत है जनरल पर्टिकुलर में, और फॉर्मल साइंस होता है, ऐसे इनफॉर्मल आर्बिट्री कुछ नहीं होता, ठीक है? तो ये चीज हॉलैंड ने बोली थी, ठीक है? हॉलैंड के बारे में इसके अलावा हम, तो बेसिकली इतना ही है, हॉलैंड के लिए इतना सफिशिएंट है। नाउ वी कम टू द लास्ट, दैट इज सैलमन। सैलमन, आपने अगर लॉ ऑफ टॉट पढ़ा है ना, सैलमन का बहुत बार नाम पढ़ा होगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। सैलमन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सैलमन और ज्यूरिस्प्रूडेंस, थ्योरी ऑफ लॉ ये भी है, और सैलमन और ज्यूरिस्प्रूडेंस वो भी है, कॉलेजेस में भी यूज की जाती है पढ़ाने के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली। ओके, सो सैलमन और ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है? देन साइंस ऑफ सिविल लॉज, ठीक है? दैट इज लॉज ऑफ द लैंड। तो ये क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स, मैंने आपको पहले भी बताया था सैलमन की डेफिनेशन क्या है लॉ की, कि प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। तो जहां पे भी सिविल लॉ नाम का वर्ड आ रहा है ना, आप समझ जाइएगा कि ये सैलमन ने बोला होगा, ठीक है? ही टॉक्स अबाउट लॉज ऑफ द लैंड, ही टॉक्स अबाउट सिविल लॉज, फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉज, ही टॉक्स अबाउट थ्योरी ऑफ लॉज। ओके, तो ये सारी चीजें किसने दी थी? सैलमन ने दी थी। Now he said that legal systems can be further divided into systematic legal system, historical legal system and critical legal system. Systematic legal system क्या है? जो at present अभी चल रहा है, ठीक है? जैसा लॉ है वैसे की वैसा। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट में जो लीगल सिस्टम रहा है, और क्रिटिकल लीगल सिस्टम मतलब जो आइडियली लीगल सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास इंडिया में एआई के लिए लॉज होने चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया। तो आइडियलिस्टिक फ्यूचर के बारे में हम जो बात करते हैं, ये सिविल ज्यूरिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है? सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है? सो सैलमन ने, या तो सैलमन के बारे में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके ज्यादा, इसके अलावा आई डोंट थिंक वी नीड टू कवर एनीथिंग मोर अबाउट सैलमन। या वन सेकेंड, यस, हाँ, वन मोर थिंग, सैलमन ने किस तरीके से डिवाइड किया था लॉ को इनटू जेनेरिक एंड स्पेसिफिक? ये हम लास्ट क्लास में वैसे कवर कर चुके हैं, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक, राइट? जेनेरिक एंड स्पेसिफिक क्या है? जेनेरिक मतलब इंटरनेशनल लॉ जिसके बारे में उन्होंने बात की थी, और स्पेसिफिक मतलब जैसे कि पॉस्को एक्ट,
है। तो इनका ये बाइफिकेशन था। ये याद रखिएगा कि एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल किसने करा था, बेंथम ने करा था। जनरल एंड पर्टिकुलर किसने करा था, ऑस्टिन ने करा था। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक किसने करा था, सैलमन ने करा था। जनरल और पर्टिकुलर नहीं होगा, ये गलत है, ये किसने बोला था, होलैंड ने बोला था। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज। एंड तो हमारा आज का जो एनालिटिकल स्कूल है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके अलावा आपको कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई कि मैं आपको वो क्लियर कर दूं। And so that's all for today, and tomorrow we'll start with historical school. So till then, goodbye, take care, thank you.